मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज दुनिया भर में आज़ादी सहाफत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। शोबा सहाफत में पाकिस्तान का शुमार दुनिया के खतरनाक तरीन ममालिक में होता है। पाकिस्तान में सहाफ़ियों की सिर्फ जानें खतरे में नहीं रहती, बल्कि आए रोज सहाफती आज़ादी भी मुश्किलात का शिकार रहती है। आज भी डॉन लीक्स की आड़ में सरकार और ताकतवर इदारों की तलवार सहाफत की आज़ादी के सर पर सवार है। पाकिस्तान में सहाफत को सल्ब करने की तारीख और तवील तारीख है। साबिक सदर जनरल ज़ियाउल हक का दौर इस हवाले से स्याह तरीन दौर माना जाता है। उस दौर में कौमी सलामती और दीगर वजूहात की बिना पर सहाफत पर कदगने लगाई गयी। 13 मई 1978 में PFUJ के 4 सहाफियों को कोड़े मारे गए और कई सहाफियों को पाबंद सलासल किया गया। 19 दिसंबर 1980 को जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ रेगुलेशन 49 का निफाज किया, जिसके तहत कौमी सलामती के खिलाफ अशात पर पाबंदी आयद की गई और उसके खिलाफ वर्जी पर 10 साल कैद और 25 करोड़ की सजा मुकर्रर की गई। 1983 में 50 के करीब सहाफियों को सिंध में जारी मजालिम और जमहूरी तहरीक के हक में मुजाहरा करने पर गद्दार करार दिया गया। सहाफियों को गद्दार ठहराने का सिलसिला ताहाल जारी है। जनरल परवेज मुशर्रफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग शुरू की तो कौमी सलामती का सहारा लेकर सहाफियों पर भी इस हवाले से खबर बनाने पर पाबंदी आयद की गई। जैसे कि 2006 में एक निजी चैनल के रिपोर्टर मुकेश रुपेता को जैकबाबाद में वाक़े शहबाज एयरबेस की तस्वीर बनाने पर गिरफ्तार करके बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। याद रहे कि ये वही शहबाज एयरबेस है जो कि अमरीकी फौज के ज़ेरे इंतजाम थी। 2007 में परवेज मुशर्रफ ने मुल्क में इमरजेंसी नाफिज करके कौमी सलामती के नाम पर कई चैनल्स की नशरियात पर पाबंदी आयद की। उस दौरान सैकड़ों सहाफियों को गिरफ्तार किया गया और उन पर मुकदमा चलाए गए। मौजूदा दौर में जमहूरी हुकूमत ने सहाफत के हवाले से एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया, जिसमें हिदायत दी गई कि कौमी सलामती के हवाले से कोई बात नहीं की जा सकती। कौन हुब्बुल वतन कौन नहीं, इस पर कई जाने गईं। पर नाजरीन, हैरत अंगेज बात यह है कि कौमी सलामती के हवाले से आइन या किसी कानून में कोई वाज़ेह तशरीह नहीं की गई। तो फिर सवाल यह है कि पाकिस्तानी आइन के आर्टिकल 19 को हर बार हर हुकूमत ने अपनी मंशा के मुताबिक तोड़ने मड़ोड़ने की कोशिश की। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली अली मोहम्मद खान साहब। उनके साथ तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली मियां जावेद लतीफ साहब, और कराची वीडियो लिंक से हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट साबिर बलोच साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे इस प्रोग्राम में आने का। मैं आपसे एक बड़ा आम सा सवाल करूंगी, चूंकि आज सहाफियों का आलमी दिन है। अली मोहम्मद साहब, आपसे शुरू करती हूँ। ये कौमी सलामती है क्या? सिर्फ 2 लाइनों में मुझे बता दीजिएगा, लंबी बात नहीं हम करना चाहेंगे। मुझे 2 लाइनों में बता दें। मुझे तो कहीं समझ ही नहीं आए कि कौमी सलामती क्या है, और ना ही मेरे जो सीनियर सहाफ़ी हैं जो 50 साल से यहाँ पे कर रहे हैं वो बता सकते हैं कि जी कौमी सलामती क्या है पाकिस्तान की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व बारिक अला सय्यिदना। बहुत शुक्रिया जी। कौमी सलामती आपने बड़ा एक ऐसा सवाल कर दिया, एक ऐसा ही है जैसे कोई किससे ये कहे कि आप अपनी माँ को डिफ़ाइन करें। बड़ा मुश्किल होता है। देखें, वो चीज़ जो मेरे मुल्क को नुकसान पहुंचाए वो कौमी सलामती के ख़िलाफ़ है। अब ये हर किसी के नज़दीक डिफरेंट हो सकती है। कोई जोग्राफियाई एक ज़माना था जब रूस हमारा दुश्मन था, आज हमारा दोस्त है। आज चीन के खिलाफ बात नहीं कर सकते, अमेरिका के खिलाफ कुछ बात कर सकते हैं, पहले बात नहीं कर सकते थे। तो कौमी सलामती के जुमरे में क्या क्या, आज जब हम डॉन लीक्स की बात करते हैं तो तजवीज दी गई है मीडिया को कि आप कौमी सलामती को सबसे पहले रखें। तो अगर हमें आप सियासतदान बता दें कि कौमी सलामती क्या है तो फिर हम समझ भी जाएं कि हमने क्या करना है। मुनीज़े साहिबा, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट बात होती है। आपने जो डॉन की बात की है उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप मेरे से पूछ रही हैं तो मैं ये कहूँगा कि वो नैरेटिव जो हमारे मुल्क के खिलाफ उस इशू पे हिंदुस्तान का है, उसके अगर उलट हम बात करेंगे वो कौमी सलामती है। हिंदुस्तान दुनिया में क्या बेचता है? हिंदुस्तान दुनिया में यही बेचता है कि पाकिस्तान जो है ये एक दहशतगर्द मुल्क है और पाकिस्तान की जो मिलिट्री है ये दहशतगर्दों की पुष्टपनाही करती है। डॉन लीक्स का लब-ए-लबाब भी यही है कि जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो तो बड़ी ठीक है, बड़ी नेक फाल है, बड़ी शरीफ है। ये तो इनकी मिलिट्री है जो रोग है, और रोग आर्मी का कॉन्सेप्ट दुनिया में बेचा जाता है पाकिस्तान के खिलाफ।
यही डॉन लीक है। अच्छा, मुझे अब इजाजत दीजिए साबिर बलोच साहब, इन्होंने यहाँ पे अली मोहम्मद खान साहब ने कहा कि जो हिंदुस्तान हमारे बारे में परसेप्शन बनाना चाह रहा है उसके बरक्स जो भी हम कहें वो कौमी सलामती के जुमरे में आता है। इसकी तशरीह हो सकती है। मगर मुझे बड़ा अफसोस होता है जब ये कहते हैं, इसलिए चूंकि हमारी कौमी सलामती हिंदुस्तान से क्यों मुंसलिक है, इस पे भी एक बहस होनी चाहिए कि हर बार हिंदुस्तान के ऊपर क्या हम इंडिया सेंट्रिक नहीं हो गए। साबिर बलोच साहब जी, बीबी देखें, ये आपने एक बड़ा इंटेलेक्चुअल और एक बड़ा फिलोसफिकल सवाल पूछा है। नहीं सर, हमारी गर्दनें कट गई है इसके ऊपर, आप इंटेलेक्चुअल कह रहे हैं। जी, मैं अर्ज कर लूं आपसे, देखें नेशनल सिक्योरिटी, कौमी सलामती, वो तो यानी वो कहते हैं कि जी कि कौमी सलामती जेपरडाइज हो रहा है या कौमी सलामती खतरे में है। कौमी सलामती किससे खतरे में है? अच्छा, कौमी सलामती की जो इम्प्लीमेंटेशन है या इसको जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया है, जब भी इस्तेमाल किया गया है तो वो मुल्क के अंदर इस्तेमाल किया गया है, और मुल्क के अंदर वो कौन सा शख्स है या वो कौन सा अदारा है जो कौमी सलामती को नहीं मानता और कौमी सलामती को जेपरडाइज करने की कोशिश करता है। ये एक टर्म है, और इस टर्म को जब भी अपने किसी पॉलिटिकल अपोनेंट के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहे तो वो हुकूमत या वो अदारा या वो बासर जो है ना वो उसको किसी के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं नहीं समझता हूं कि कोई कंसेप्ट इस टाइप का है, लेकिन अगर है तो इसका ताल्लुक यानी उन ममालिक के लिए होना चाहिए कि जो पाकिस्तान से बाहर हैं वो मुल्क, और जो आपके लिए थ्रेट हैं या जो आपकी आइडेंटिटी को जो तस्लीम नहीं करते या आपके वो इंडिविजुअलिटी को जो नहीं मानते, उनके लिए अगर आप चाहें तो वो हो सकता है। लेकिन बदकिस्मती से नेशनल सिक्योरिटी का इस्तेमाल और इसकी यूटिलाइजेशन हमेशा मुल्क के अंदर हुई है। मैं नहीं समझता हूं कि मुल्क के अंदर यानी देयर शुड बी इस किस्म के कॉन्सेप्ट होना चाहिए, इसलिए कि एवरीबॉडी बिलीव्स इन नेशनल सिक्योरिटी, चाहे वो मोहम्मद अली साहब हो, अली मोहम्मद साहब हो, चाहे मैं हो, चाहे आप हो, या पीपल्स पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो, मुस्लिम लीग हो, ISI हो, MI हो, फौज हो, पुलिस हो, कोई अदारा पाकिस्तान का वो नेशनल सिक्योरिटी को खुदा न खास्ता उसको ब्रीच करने की कभी ना कोशिश करता है ना हिम्मत करता है। एवरीबॉडी इज द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। मगर साबिर बलोच साहब, मेरा सवाल बहुत ही सिंपल था, मुझे जवाब नहीं शायद मिल रहा। मैं सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि आपकी हुकूमत ने, मियां जावेद साहब, हमें तजवीज़ दी। आपने कहा कि जो जर्नलिस्ट हैं, चूंकि आज जर्नलिस्ट का आलमी दिन है, आपने ये तजवीज़ दी जो APNS इदारा है वो जो डॉन लीक्स के हवाले से खबर निकली थी उसके एडिटर और उसके रिपोर्टर को नेशनल सिक्योरिटी के जुमरे में जिम्मेदार ठहराए। तो नेशनल सिक्योरिटी आपकी नज़र में आज पाकिस्तान की क्या है, क्या होनी चाहिए, आप बताएं। देखिए, जहां तक देखें ना, मैं तो वही अर्ज कर रहा हूं आपको। जी सर, मैं मियां जावेद से बात करके फिर मैं आपकी जानिब फिर से आऊंगी। आपने किससे पूछा ये बात? मियां जावेद साहब से। आप दूर बैठे हुए ना, आपको शायद नजर नहीं आ रहे। जी जी ओके 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 जी, मैं गुजारिश कर रहा था कि पहली बात तो ये है कि कोई शख्स, वो सहाफ़ी हो, दीगर अदारों में काम करने वाला हो, बड़ी बदकिस्मती है कि हम अपने मुखालिफ को एकदम से ये कह देते हैं कि ये सिक्योरिटी रिस्क है, ये कौमी सलामती के ख़िलाफ़ इसने बात की है। लेकिन ये ज़रूर बात है कि तमाम लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं यकीनन इस रियासत से मोहब्बत भी करते हैं, इस रियासत को चाहते भी हैं, कोई इसके ख़िलाफ़ नहीं है। यहाँ तक तो मेरे ख्याल सब के लिए ये होना चाहिए। बड़ी बदकिस्मती है कि हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ पॉइंट स्कोरिंग के लिए या सियासी अपना पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। या जहाँ तक सहाफ़त का तल्लक है तो मैं समझता हूँ कि कुछ जगहों पे ऐसे होता है कि नेशनल काज को मद्देनज़र रखना चाहिए, ना कि ये होना चाहिए कि रेटिंग के चक्कर में हम आगे निकल जाएं। मैं बड़ी मादत से ये भी कहने लगा हूँ क्योंकि सहाफ़ी भी हम में से हैं या हम लोग भी उन्हीं में से हैं। आपने कौमी सलामती की बात की तो आपको याद हो कि ना याद हो, लोगों को ज़रूर याद होगा कि मेमो केस के अंदर मियां साहब ही चले गए थे टाई लगा के सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ, और तब भी कौमी सलामती के हवाले से नेशनल सिक्योरिटी रिस्क कह दिया गया था उस हुकूमत को। तो आप जब आप नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं और उंगलियां सहाफ़ियों के ऊपर उठाते हैं तो फिर
उंगलियां आप पे भी उठेंगी? नहीं, ये आप सही कह रही हैं जी। लेकिन मुनीज़े, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सबको जिस तरह की जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए, बाज़ औक़ात हम वो अदा नहीं करते, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम खड़ी होती हैं और ये जुमलेबाजी भी होती है। अब मैं आ जाऊँ, अभी बात हो रही थी डॉन लीक्स के हवाले से, तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो बनी थी कमेटी ने कहीं ये जिक्र नहीं किया कि कोई किसी के हवाले से कि ये लीक्स हुई हैं, बल्कि मफरूज़े पे या अपने से या किसी से सीना गज़ट जिस तरह एक वो ख़बर बना दी गई। तो मैं समझता हूँ कि अगर फ़र्ज़ माल कोई किसी खबर का इस तरह का इल्म भी होता है, जिस तरह मेरा शुरू दिन से मैं ये कहता रहा हूँ कि दहशतगर्दी होती थी, दहशतगर्दी को लाइव कवर नहीं करना चाहिए जी। इस तरह कि आप हमसाये का बड़ा जिक्र करते हैं, जिस तरह आप खुद भी कह रही थी कि हमने उसको इतना क्यों अहमियत दी है। बात यह है कि आपका हमसाया हो या दीगर ममालिक हो, जहाँ कहीं दहशतगर्दी होती है, कोई उसको लाइव इस तरह कवर नहीं करता, और सहाफ़ी या कोई चैनल जो है उसके पर अलग बहस हो सकती है, मगर मैं सिर्फ ये कि अभी भी जो कौमी सलामती का एक है कि जी वो क्या होना चाहिए, उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आप भी लॉयर भी हैं, आप वर्किंग जर्नलिस्ट हैं माशाल्लाह, जी, सेल्फ मेड खातून हैं, आप भी अपनी राय का इजहार करें। आप क्या समझती हैं, क्या है नेशनल सिक्योरिटी? या मैं समझती हूँ जी नेशनल सिक्योरिटी जो है वो हमारा काम नहीं है बनाना, और मेरा ख्याल है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उसके अंदर बार बार जो सहाफ़ियों के ऊपर कदगन लगी है, आर्टिकल 19 के ऊपर जो कदगन लगी है वो नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर लगी है, और स्टेट ने अपनी गलतियां छुपाने के लिए नेशनल सिक्योरिटी का बड़ा गंदा इस्तेमाल किया है। मैं ये समझती हूँ, और आपने नेशनल सिक्योरिटी को ही गंदा नाम दिया, आपने मेरी राय ली तो मैंने आपको ये बता दिया। मेरे दो लाइनर्स हुए इसमें। देखें यहाँ पे पता है क्या, पाकिस्तान में हर कोई अपने हिस्से का गंद दूसरे के उसमें डालता है। देखें, एक चीज़ से तो आप शायद एग्री करेंगी मेरे से, वैसे अक्सर चीज़ों पे हमारी डिसएग्रीमेंट रहती है और होनी भी चाहिए किसी अच्छे माशरे में, किसी सेहत अफजा माशरे में, ऐसे माशरे में जहाँ पे थिंकिंग स्पेस मौजूद हो, जहाँ पे वैक्यूम ना हो। क्योंकि अभी अगर आपका और मेरा आर्गूमेंट डिफर होता है पाकिस्तान में, तो वहाँ पे स्पेस अब बड़ी कम है, हम एक दूसरे पे फितवे वगैरह बड़े लगाते हैं, हम शौकीन हैं सबके सब इसके बड़े। आप शायद ना हो, लेकिन हम में से बहुत से इसके हैं, खुदा ना खास्ता मैं नहीं। हाँ, अल्लाह ना करे। अच्छा देखें, जो आर्टिकल 19 है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसमें यह है कि दैट इज सब्जेक्ट टू द इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान, इस्लाम, ग्लोरी ऑफ इस्लाम, वो सारा आपको याद होगा। क्या आप मुझे या कोई भी आपसे मतलब कोई भी मुझे ये बता सकता है दुनिया का वो कौन सा मुल्क है, चाहे वो आजाद से आजाद मुल्क हो, जहां पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एब्सोल्यूट हो? एब्सोल्यूट। मैं आपको अमेरिका का एग्जांपल दे देती हूँ। आपको याद होगा कि अमेरिका के अंदर एक शख्स ने एक फ्लैग को जलाया था, उसके अंदर उसके ऊपर कहा गया था कि जी आपके ऊपर हम कदगन लगाएंगे, आपको हम कोर्ट के अंदर लेके जाएंगे, और 1990 का उसका इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का अमेरिका का फैसला मौजूद है। उन्होंने कहा कि आप अमेरिका फ्लैग जला रहे हैं, मगर ये आपका हक है चूंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। तो इस बात को इधर मैं ये नहीं कह रही कि हमें जलाने चाहिए फ्लैग। आई वाज वेरी फॉन्ड ऑफ दैट पर्सन, मेरा हम नाम भी है, मेरे से बहुत बड़ा आदमी है, एक सबसे बड़ा आदमी जो मोहम्मद अली जिन्ना मेरे मुल्क में, लेकिन मोहम्मद अली क्ले, अल्लाह उसको बख्शे, बहुत बड़ा नाम था अमेरिकन के लिए। उसने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे एक स्टैंड लिया कि जब वियतनाम में अमरीकी लोगों को भेज रहे थे, उसने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा। उसी अमरीका ने जहां बड़ी इज़हार राय की आज़ादी की बात होती है, आपने पढ़ी है मोहम्मद अली क्ले की वो बुक जिसमें अपनी ऑटोबायोग्राफी, अब जरूर मैं आपको गिफ्ट करूंगा, वो पढ़िए आप। उसमें उसको उसका ओलंपिक जो मेडल है उसको फेंकना पड़ा दरिया में, और उसको जो है जेल जाने की धमकियां दी गई कि तुम, उसने अपनी इजहार राय की आज़ादी की बात की थी। क्या वो वेस्ट जो बड़ा इजहार राय की बात करता है, आप अगर आज सिर्फ किसी भी वेस्ट के किसी मुल्क में ये कह दें कि होलोकॉस्ट नहीं हुआ, अगर अली वहां पे जाके कह दे तो अली विल बी इन जेल। ये एक हम अलग बहस में चले गए। मुझे साबिर बलोच साहब की जाने जाने दें, मुझे जरा साबिर बलोच साहब की जाने जाने दें। साबिर साहब, आपको नहीं लगता कि नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर पाकिस्तान के अंदर इतनी तोहमतें, इतने इल्जाम लग चुके हुए हैं, और आपकी पार्टी के ऊपर भी लगे हैं, आपको नहीं लगता कि फाइनली पार्लियामेंटेरियंस को बिल बैठ के डिसाइड कर लेना चाहिए कि जी नेशनल सिक्योरिटी के जुमरे में फिर आता क्या है, अगर बार बार आपने इसको उछालना ही है?
नहीं, बिल्कुल बीबी, बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे यहाँ पर लोगों को यानी गद्दार कहा गया, लोगों को ट्रेटर जो बनाया गया, डिक्लेयर करने की कोशिश की गई, यहाँ लोगों पर मुसीबतें, अजाब इस नाम पे आए थे। अच्छा, लेकिन मैं एक बात मेरी समझ से बालातर है कि यहाँ पर अब तो चूंकि शुक्र है खुदा का कि अब वो नहीं, लेकिन अब थोड़ा सा माजी में चले जाएं। अच्छा, यहाँ इस मुल्क में हमारे हर बात पे जो चीज हुकूमत को नापसंद हो, जो शख्स, देखो यहाँ पर स्टेट को और हुकूमत को एक चीज बनाया गया। स्टेट इज अ डिफरेंट थिंग, गवर्नमेंट इज अ डिफरेंट थिंग। यू कैन क्रिटिसाइज द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट बट यू कांट क्रिटिसाइज द स्टेट। अच्छा, अब स्टेट रन करने के लिए आप आइन बनाते हैं, कानून बनाते हैं। अच्छा, और बात है कि अब चूंकि मसला आपसे शुरू हो गया था, आपके जो है सहाफत से शुरू हो गया था। अच्छा, यहाँ पर सहाफियों को आपने खुद जिस तरह फरमाया कि यहाँ पर कोड़े मारे गए ज़िया-उल-हक के जमाने में, उन लोग को यानी ऐसे यानी जो रिपोर्टिंग उन्होंने की अवाम को, उसकी पादाश में उनको जो तकलीफें दी गई। तो लेकिन ऑन द अदर हैंड सहाफत में भी बहुत सारी ऐसी चीजें आ गई थी कि जो नहीं होनी चाहिए थी। तो हमने और आप लोगों ने, जितने भी जानने अच्छे समझदार लोग थे, उन्होंने भी सहाफियों को कहा कि देखें जो गवर्नमेंट्स जो है ना, इवन मुझे याद है कि बीबी साहिबा के जमाने में, पीपल पार्टी के गवर्नमेंट में, अच्छा बीबी साहिबा ने बार बार कहा कि कोड ऑफ कंडक्ट साहबा ने कि जी देखिए आप छोड़े गवर्नमेंट को, हम आप पर कोई किसी किस्म की पाबंदी या कतगल नहीं लगाते, लेकिन आप अपना कोड ऑफ कंडक्ट खुद तो बनाएं। आप खुद तो ये बात को फैसला कर लें कि भी क्या बात लिखने की है, क्या बात बोलने की है, क्या समझाने की है, क्या समझाने की नहीं है। तो साबिर जी साबिर बलोच साहब अपनी बात मुकम्मल करें, फिर मुझे वक्फा लेना है। जी जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूं आपको कि देखो ना, एक तो ये है कि हमारे पास भी सहाफत जो ना, जिस माशाल्लाह तेजी के साथ एब्राप्टली इतनी जल्दी से आके यहाँ पे आजादी मिली, तो ये एक इवोल्यूशन था, एक प्रोसेस था, लेकिन उस प्रोसेस को हमारे लोगों ने बड़ी जल्दी उसको एब्जॉर्ब किया। अगर कोई और मुल्क होता, कुछ और कोई अगर कोई सोसाइटी होता, तो जिस यानी रैपिडली उनको जो उन पे पाबंदी लग के अचानक अगर आप उनको जो है ना आपने आजादी दी, तो वो आजादी उनको वो जो है ना बिल्कुल यूज करते। जी साबिर बलोच साहब, आपने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज किया है, मुझे एक वक्फा लेना है। कोड ऑफ कॉन्डक्ट पेमरा ने 2015 में हमें दिया, मगर वो भी एक वेग ही था। उधर भी नेशनल सिक्योरिटी की बात हुई, मगर डिफाइन नहीं किया गया कि नेशनल सिक्योरिटी आखिरकार क्या है। इसीलिए हम देखते हैं कि बार बार कदगन लगती है नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे, और हर हुकूमत में हर किस्म की और मुख्तलिफ किस्म की कदगन लगती रही है। अभी हमने लेना है वक्फा, और वक्फे के बाद हम बात करेंगे कि किस तरह हनीफ अब्बासी साहब सुप्रीम कोर्ट गए हैं ये प्ली लेके कि इमरान खान साहब को 62 और 63 के जरिए नाअहल करार दिया जाए। इस पे बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हमने देखा कि आज किस तरह हनीफ अब्बासी साहब सुप्रीम कोर्ट गए और उनकी प्ली सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये थी कि इमरान खान साहब को मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली बनने का या रहने का कोई हक नहीं, चूंकि 62-63 के तहत उन्होंने झूठ बोला है। अली मोहम्मद खान साहब ये बताइए कि अगर ये प्रूव हो जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि इमरान खान साहब ने मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स की इलेक्शन कमीशन के सामने, तो आपको सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा मंजूर होगा? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर सिर्फ एक शख्सियत का फैसला है, वो है अल्लाह का। अच्छा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है। सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला चेयरमैन साहब को और हमें कबूल होगा। लेकिन एक सवाल मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ, हनीफ अब्बासी साहब, आप कल सुबह 1000 बंदों से आप इंटरव्यू करें बार रोड, और अगर 1000 में से एक ने भी कह दिया कि इस आदमी की स्टैंडिंग है, मैं क्या उस पे कमेंट करूं, उस शख्सियत पे जो खुद एफेड्रीन केस में। अच्छा चले देखें, किसी की जातियात पे क्या बात कर रही है, मगर जब आपने जातियात में 62-63 की जब बात हो ही गई है, मुझे छोटा सा मुख्तसर सा बताइएगा। सही है 62-63 के जरिए सबको आना चाहिए कोर्ट में, कौन सादिक है कौन अमीन है, फाइनली इसका फैसला हो जाना चाहिए। देखें 62-63 अगर आईन का हिस्सा है अच्छा, तो उस पर फिर अमल होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है, अच्छा ये जो मगर आपकी अपनी राय होगी, आप तो वकील हैं, राय है आपकी, राय का इज़हार कर दूं मैं? करें। ये पनामा का पूरा केस आपने देखा, अदालत के अंदर भी अदालत होती है, अदालत के बाहर भी लगती थी, ठीक है, ऐसा ही है। मुझे आप ये बताएं, कभी आपने मुझे, कभी डॉक्टर आरिफ अलवी,
कभी शाह महमूद कुरैशी, कभी शहरयार अफरीदी, कभी कई हमारे मुराद सईद साहब जो हमारे यंग एनर्जेटिक पार्लियामेंटेरियन है, किसी हमारे MNA से कभी आपने कोई जाती बात सुनी है मियाँ साहब या उनके घर के बारे में? कभी ना सुनी है, ना सुनेंगे। मगर 62-63 के बारे में आपका क्या ख्याल है? चूंकि अब जो भी केसेस लगेंगे वो लंबी बात नहीं करें ना, शॉर्ट प्लीज। हाँ, हमने जो चीज क्वेश्चन की है मियाँ साहब की या उनके फैमिली मेंबर्स की, वो है उनकी पब्लिक लाइफ कि एज अ पार्लियामेंटेरियन, एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव, उन पे जो इल्जामात हैं करप्शन के, जो हमने नहीं लगाए, जो बाहर लगे, जो कल बीबी मरियम ने कहा कि ट्रैश हैं, तो ओबा मेयर साहब की ट्वीट भी आपको याद है। मैं ये समझता हूं कि पॉलिटिक्स में जातियात पे कभी नहीं जाना चाहिए। हाँ, पब्लिक लाइफ में आप पे अगर करप्शन के इल्जामात हैं या आपने अगर ताकत का गलत इस्तेमाल किया है, घर वालों को फायदा उठा, जो भी आपने अपने पोजीशन को गलत यूज किया है, कुर्सी को, उस पर जरूर क्वेश्चन होना चाहिए। अगर आपने देखें अगर आप भी इस्लाम की बात करें ना, एक वाकया हुआ था, कमी बेशी अल्लाह करीम माफ करे, 1 मिनट मुझे प्लीज दे दीजिए। एक खातून पे बड़ा संगीन इल्जाम था, वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, उन्होंने वो बात की, उन्होंने कहा नहीं आपसे नहीं हुआ गुनाह, उन्हें मुंह उस तरफ फेर दिया, दूसरी बार फेर दिया, तीसरी बार फेर दिया, तो उन्होंने कहा कि जाती गुनाह पे आपने पर्दे डालने, हाँ पब्लिक लाइफ में कोई माफी नहीं है, पब्लिक लाइफ में एक पैसे का हिसाब। आई गेट योर पॉइंट जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जहाँ तक आज के हेयरिंग जो हुई है इमरान खान साहब के हवाले से, मैं ये कहता हूँ कि हम इसको बिल्कुल उस तरह मीडिया ट्रायल नहीं करना चाहते जिस तरह हमारा मीडिया ट्रायल हुआ। हम प्रूव करेंगे इसलिए कि जिस तरह इलेक्शन कमीशन में हमने, बल्कि इन्होंने खुद एडमिट किया कि हम बैरूनी फंडिंग से अपनी पार्टी के मामला चलाते रहे हैं, और यहाँ भी हमने 62-63 के हवाले से वही बात की है, यहाँ भी हमने वही बात की है कि आप अगर 3 इलेक्शन आपने लड़े हैं इमरान खान साहब ने, और 3 इलेक्शन में आपने ऑफशोर कंपनी का जिक्र नहीं किया, अब दूसरों पे तो कीचड़ उछालते रहे हो, आप खुद अगर पवित्र हो तो बात करो ना। अच्छा। एक सेकंड, एक और अली मोहम्मद खान साहब मेरे भाई हैं छोटे, एक इन्होंने खुद ही बात की कि किसी की जातियात पे PTI बात नहीं करती, या हम लोग बात साहब कर बैठे हैं ना, उनको भी छोड़ दें। हाँ। लेकिन मैं तो इमरान खान साहब की कंडेम करता हूं, खान साहब ने भी किया। अच्छा, मैं तो अर्ज करूंगा कि इनकी अपनी लीडरशिप की मैं बात करता हूं। जी जी जी। अभी अली मोहम्मद खान साहब कह रहे हैं कि किसी की जात पर बात नहीं करना चाहिए, हनीफ अब्बासी के हवाले से इन्होंने बात कर दी, और हनीफ अब्बासी साहब का केस चल रहा है, कोई वो सजा याफ्ता नहीं है। अच्छा, लेकिन इसी तरह आज इमरान खान साहब, अगर उनके बारे में या उनके 3-4 जो टॉप के इनके 3-4 लोग हैं PTI के, उनके बारे में कुछ कहा जा रहा है कि वो कुछ चीज ड्रग का इस्तेमाल करते हैं, तो लोग कह रहे हैं ना भाई, मैं तो ये कहने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन वो बात कर ही आए हैं। और 62-63 के तहत सर मुझे इजाजत दीजिए, नहीं सर मुझे इजाजत दीजिए, मैं भी एक शॉर्ट सा क्लिप दिखाना चाह रही हूँ आपके ही लीडर के बारे में। आपके ही लीडर क्या कहते रहे हैं 62-63 के हवाले से, और ये इस केस से बहुत पहले की बात है, 2012 की ये क्लिप है, 26 अप्रैल की, जरा वो दिखाइए क्या कहते हैं इमरान खान साहब 62-63 के हवाले से। आर्टिकल 60 to 63 इम्प्लीमेंटेबल ही नहीं है, या तो आप फरिश्ते बैठा दें असेंबली में तो वो शायद हो जाएं, इंसानों के ऊपर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते, सब फंस जाते हैं असेंबली में कहीं ना कहीं जाके। अली मोहम्मद खान साहब, आपने मुझे अब जवाब का मौका देना है। आप इसके साथ मजा करता कि आप इमरान खान साहब ने जो 62-63 पे अभी कहा था इसी पानामा में, वो भी दिखा देते ना। उन्होंने ये कहा कि अगर 62-63 पे पूरे नहीं उतरते, हम सादिक और अमीन नहीं है, तो बेशक पूरी पार्लियामेंट खाली कर दें, ये भी दिखाते। वैसे एक चीज और आज के केस के हवाले से वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बड़ा फील किया है। उसकी वजह क्या है? आपका मुल्क चलता है आपके ओवरसीज पाकिस्तानियों के पैसों से। आज इनके वकील ने अदालत में बड़ी फजूल बात की है, सॉरी मैं इससे मैं हल्का लफ्ज यूज नहीं, चलिए बताइए क्या कहा। उसने ये कहा जी, जब ये पूछा गया कि फॉरेन फंडेड, तो हमें फंड आता है बाहर से, लेकिन हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी फंड जनरेशन करते हैं। अच्छा जी। वहां ये कहा गया कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं, जो वहां शहरियत किसी दूसरे मुल्क की भी ले, जो डुअल सिटीजन हो, उनकी वफादारी जो है उस पे शकूक का इज़हार इनके वकील ने किया। मैं इसको सख्ती से कंडेम करता हूं। अच्छा, नहीं मुझे नहीं सर, साबिर बलोच साहब बड़े नहीं सर, आप खवातीन की बात ही नहीं सुनते, यही तो आप PMLN PTI का ये मसला हो गया है। साबिर बलोच साहब, सॉरी मैं आपकी जानिब आती हूँ, आप याद मुझे दिलाइए, आप सेनेट डिप्टी चेयरमैन थे सेनेट के जब 18वीं तरमीम पास हो रही थी,
और अब जो 62-63 PMLN के गले पड़ गया है, मुझे याद है कि उस वक्त आप लोगों ने कहा था कि 62-63 को खत्म करें, बल्कि उसको खत्म ना करें, 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरह है उस तरह लेके आए कि जिस बंदे को कन्विक्शन हुई है सिर्फ उसको नहीं। हाँ, तो उस वक्त PMLN ने कहा कि नहीं जी 62-63 को प्रेजेंट फॉर्म में डालें, जो अब इनके गले पड़ गया है। यही हुआ ना जी सर? एग्जैक्टली, बिल्कुल। बीबी मैं आपसे अर्ज कर लूं, देखो पीपल्स पार्टी के पास कोई मेजॉरिटी तो थी नहीं, 2/3 के वो जो है ना अपने आप में कर लेता ये सब चीजें। अच्छा, उसमें मुस्लिम लीग के भी लोग थे, जमात इस्लामी भी था, दूसरे भी थे। अच्छा, अब मसला यह था जब ये अमेंडमेंट लाया गया था तो हमने ये कहा था कि भाई अव्वल तो यह कि 62-63 की जरूरत नहीं है, इसलिए कि ये इंसानी किरदार, कैरेक्टर और उसकी पर्सनल जाती शख्सियत से उसका ताल्लुक है, कि उसकी आदतों का, कि वो क्या करता है क्या नहीं करता। अच्छा, अब वो क्या है कि अब वो ये तो अरबाब इक्तदार के लोगों पर है कि वो जब भी जी चाहे वो कहते जी आप आर्टिकल 62-63 पे नहीं उतरते हैं, और जिसका इस्तेमाल जनरल ज़िया-उल-हक ने तो खैर बहुत दफा किया था। ये तो एक अमेंडमेंट की सूरत में जनरल ज़िया-उल-हक लाए थे। जब हमने इनको कहा था कि जी इनकी जरूरत नहीं है, इसको या तो उसको उस तरह कर लेंगे ओरिजिनल शेप में जिस तरह 73 की कॉन्स्टिट्यूशन में आए, लेकिन उन्होंने उसको भी नहीं माना। तो बहरहाल अब 73 कॉन्स्टिट्यूशन में जो उसका जिस तरीके से डिफाइन किया गया था उसको जनरल ज़िया-उल-हक के अमेंडमेंट के साथ मिला के उसको मजबूरन जो है ना ये करना पड़ा। इसके ये सिर्फ 62-63 नहीं है, देयर आर सो मेनी थिंग्स। मैं नहीं कहता, मैं कभी ये क्लेम नहीं करता कि 73 का कॉन्स्टिट्यूशन सही मानों में उसको अमेंड करके उसको जो है प्रोमलगेट किया गया है। उसमें बहुत सारी खला अभी भी है। आप दुआ करें कि, चूंकि मैं आपसे अर्ज कर लूं बीबी कि देखें पीपल्स पार्टी इस वक्त पाकिस्तान में वाहिद लिबरल, वाहिद एक जो है ना लेफ्ट विंग की पार्टी है। पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी है कि जो पाकिस्तान में हर आईन, हर कानून और हर वो फैसला सिर्फ अवाम की उमंगों के मुताबिक। साबिर साहब मुझे एक वक्फा लेने दीजिएगा, मुझे एक वक्फा लेने दीजिएगा। इस पे देखिए आप सब मोहतरम हमारे गेस्ट हैं, आप सबकी पार्टीज जो हैं अपनी अपनी उनकी जगह है, मगर इदारों की भी अपनी अपनी जगह है। और जब आपने एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इदारों की जिसे कहते हैं शक्ल को बिगाड़ा है, तो वो आपके गले ही आके पड़ा है। हमने देखा है, कम से कम माजी से सीखा है। वक्फे पे चलते हैं, वक्फे के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। पार्लियामेंट के अंदर कम से कम जनवरी के अंदर ये बातचीत हो रही थी और इसके ऊपर जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कमेटी, इसके ऊपर कुछ सोच विचार कर रहे थे कि जो 62-63 है उसके अंदर तरमीम लाई जाए। तो जी अब क्या होगा 62-63 का? अब जब एक दूसरे के खिलाफ आप कोर्ट में चले गए हैं तो क्या उसके अंदर तरमीम आप लाएंगे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कमेटी में? देखें, परवेज मुशर्रफ आए और उन्होंने पाबंदी लगाई कि ग्रेजुएशन जो होगा वो इलेक्शन लड़ सकेगा, दूसरा नहीं। और उसमें नवाज नसरुल्लाह खान, मियां ज़मान, ऐसे सीनियर लॉर्ड जो थी वो सारी फारग हो गई। उसका नीयत ये नहीं थी कि पढ़े लिखे लोग आएँ, उसकी नीयत ये थी कि सीनियर लॉर्ड जो है वो फारग हो और नए लोगों को जो है उसको मैं संभाल सकता हूँ। जिस तरह बदनीति से वो किया गया। अब भी मैं जो ये इमरान खान ने कहा ना 2012 में 62-63 के हवाले से, मेरे हिसाब से उसने सही कहा उस वक्त। नहीं तो अब आप तरमीम करेंगे कि नहीं? मेरा सवाल ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कमेटी के अंदर होनी चाहिए। अच्छा, क्लियर आपकी बात आ गई। साबिर बलोच साहब आपकी जानिब आऊंगी। अब थोड़ा सा हम शिफ्ट करेंगे, क्योंकि मुझे पता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो चाहती है कि तरमीम हो 62-63 के अंदर, मगर जो मरियम नवाज साहिबा की ट्वीट है उसको आप कैसे देखते हैं? उन्होंने ट्वीट की जर्नलिस्ट के हवाले से, और जिसके बाद मैं आपसे आपकी जानिब आऊंगी और फिर उसके बाद जो ICIJ के मेंबर हैं ओबरमायर, उन्होंने कहा कि जी करप्शन के हवाले से ये ट्वीट गई थी और मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि इंटरनेशनल कंस्पिरेसी हो रही है हमारी हुकूमत के खिलाफ। देखो, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू मरियम बीबी, बात यह कि अगर तो अगर उन्होंने ट्वीट किया है तो इस पर किसी को कोई एतराज इसलिए नहीं होना चाहिए कि वो शायद मुस्लिम लीग का वर्कर है, कारकुन है, और उन्होंने वैसे तो कारकुन के ट्वीट की अपनी राय दी है। लेकिन जहां तक उसकी ट्वीट का ताल्लुक है, उसकी सोच का ताल्लुक है, उससे तो डेफिनेटली डिफर करते हैं। इसलिए अगर ये करप्शन नहीं है तो क्या है? अगर ये करप्शन ना होता तो इसी पनामा लीक्स
जब ये लीक हुआ था ये मामले, तो कितने मुल्कों के वजीर आजमों ने और सदर प्रेसिडेंट्स थे और जो यानी गवर्नमेंट्स में थे, उन लोगों ने रिजाइन किया या दे वर फोर्स्ड टू रिजाइन। तो वो क्या था? वो करप्शन की तो बुनियाद था उसका। अब अगर वो कहते हैं ये करप्शन नहीं है तो ये क्या है, फिर वो भी ये भी तो बता देती कि भाई ये क्या चीज है। गवर्नमेंट को निकालने की बात हमारी करते जी, गवर्नमेंट को निकालने की बात नहीं है। बात यह कि ये एक चार्ज है जो बैरून मुल्क से आया है, क्योंकि आपका सरमाया भी बैरून मुल्क में है, आपने प्रॉपर्टीज भी बैरून मुल्क में खरीदे हैं, आपने ऑफशोर कंपनीज भी बाहर बैरून मुल्क बनाए हैं, ये चार्ज भी वहीं से है। तो यू हैव टू प्रूव इट नाउ, इसको साबित करने वाली बात है। मियां जावेद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप इस रिस्पॉन्स में? जी लो साहब, बड़ी माजरत से मैं ये कहूंगा कि अगर आप किसी की इंडस्ट्री जो है वो नेशनलाइज कर लोगे, उसके बाद कोई और जनरल आएगा वो और तरीके से। सर ये बड़ी लंबी बहस है। एक सेकंड सर, मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बिल्कुल खत्म हो गया। एक सेकंड फिर। लेकिन मुझे ये बताएं कि फिर वो अपने दाल रोटी चलाने के लिए अपने आप को सेव करेगा या नहीं करेगा? जो पूरे पाकिस्तान में क्या लोगों ने इन्वेस्टमेंट बाहर नहीं की? अच्छा, कंक्लूडिंग कमेंट्स साबिर साहब, एक सेकंड का भी जो हाल है वो भी आपके सामने है। एक सेकंड साबिर साहब जी, अली साहब कंक्लूडिंग और वो इलेक्शन मैनिफेस्टो साबिर भाई, मैं और उसके बाद उन्होंने क्या मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि देखें, कभी भी एक पॉइंट पे शायद हम मुत्तफिक ना हो सकें, लेकिन इस पॉइंट पे तो सब मुत्तफिक हैं, ये हमारा मुल्क है जी। हम जितने यहाँ बैठे हैं, मैं, मियां साहब या जो साबिर भाई हैं या आप, हम मिल